हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका वीकली प्लेसेस इन न्यूज़ में। आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे और आपको पता है कि आपको ये करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ है उन सबको पहचानना है और उनको इस मैप पे मार्क करना है, अपने एटलस में उसको ऐड करना है, ताकि आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी रीजन आपसे पूछा जाए तो आप उसको लेकर कोई मिसेस कभी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट प्लेसेस इन न्यूज़। तो सबसे पहले जो हम हर बार करते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 with the signing of North Atlantic Treaty. Its primary goal was to provide collective defense against potential aggression, particularly from Soviet Union. Finland joined NATO as a 32nd member in 2024. अब आपसे मेरा पहला सवाल है, नेटो में अभी तक कितने मेंबर्स हैं, मुझे आप ये बताइए। नेटो जैसे क्या है? नेटो एक असल में कलेक्टिव डिफेंस का एक एग्रीमेंट था, यानी वेस्टर्न यूरोप के सारे देशों ने एकजुट होकर एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ मिलकर कि उनके ऊपर अगर सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर कभी भी हमला करता है तो उनको डिफेंड करने अमेरिका भी आएगा और ये सब अपने आप को कलेक्टिवली डिफेंड करेंगे। यानी वेस्टर्न यूरोप के किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो सामूहिक रूप से उनके ऊपर हमला माना जाएगा और सब एक दूसरे को डिफेंड करने आएंगे। इसमें टर्की से लेके अमेरिका तक की मेंबरशिप है, अराउंड 32 मेंबर्स इसके अंदर है। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, नेटो में कौन कौन से मेंबर्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर तब तक मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है पाइन आइलैंड ग्लेशियर के बारे में। पाइन आइलैंड ग्लेशियर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि कहा यह जाता है कि इससे इतना ज्यादा पानी रिस रहा है, ये पिघल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज जो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की सतह जो पानी की बढ़ रही है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन हो सकता है पाइन आइलैंड ग्लेशियर का बहना। तो आपको पता नहीं ग्लेशियर असल में है कहाँ, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में या अलास्का में। इसकी लोकेशन भी हम मार्क करेंगे और देखेंगे कहाँ पर है इस वीडियो में। पर आपका पहले काम है कमेंट सेक्शन में बताओ ये कहाँ पे लोकेटेड है। आइए अब शुरू करते हैं डिस्कशन और पहला टॉपिक है नॉर्थ स्ट्रीम। नॉर्थ स्ट्रीम में लीक की खबरें आई हैं। नॉर्थ स्ट्रीम लगातार न्यूज में था जब यूक्रेन और रशिया युद्ध बढ़ा था, तब कहा जा रहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर हमला करके अमेरिका या उसके सहयोगियों ने नॉर्थ स्ट्रीम को तोड़ दिया है। नॉर्थ स्ट्रीम असल में एक पाइपलाइन है जो गैसेस प्रोवाइड करती है फ्रॉम रशिया टू यूरोप। तो कहा ही जा रहा है कई सारा इसमें से मीथेन निकला जो बाल्टिक सी के समुद्र में मिल चुका है और वहां के वाटर को पोल्यूट कर चुका है, जिससे मरीन लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हुआ है। हालांकि रिसर्च है जिसने बताया बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन यहाँ से निकला है और जो एक्सप्लोजन हुए थे 2022 में उसकी वजह से काफी नुकसान बाल्टिक सी की मरीन लाइफ को भी हुआ होगा। लेकिन सवाल ये कि नॉर्थ स्ट्रीम असल में है कहाँ? तो नॉर्थ स्ट्रीम असल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रशिया को जोड़ती है यूरोप से। और आपको पता होगा चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन सबको जो गैसेस चाहिए होती है, क्योंकि ये ठंडी जगह है, गर्मियों में गैसेस की जरूरत होती है अपने आप को गर्म रखने के लिए, एनर्जी के लिए, वो सब प्रोवाइड करता था कौन? तो रशिया। रशिया से ऑलरेडी एक पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम जाके जो वीबॉक्स से जाकर ग्रिसफील्ड तक जाती है जो जर्मनी में, ये रेड वाली आपको देखिए नॉर्थ स्ट्रीम ऑपरेशनल है। इसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत होता है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 की भी बात चल रही थी जो बनाई जा रही थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 बननी रुक चुकी है, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 पे जो गैसेस जाती भी थी वो बिल्कुल अब बंद सी हो गई है। तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहाँ से गुजरती है, किस समुद्र से? तो ये गुजरती है बाल्टिक सी से, क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग जो व्यूबर्ग है रशिया का, इसको जोड़ता है जर्मनी के ग्रिफ्सवॉर्ड से सॉरी। नॉर्मली रशिया से जब आपको कुछ भी भेजना होता था ना यूरोप की तरफ, तो यूक्रेन से जाता था, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम बनने के बाद बिना यूक्रेन के भी गैसेस और ऑयल को पहुंचाया जा सकता था फ्रॉम रशिया टू यूरोप। तो दोनों की बातें जब हो तो कहां पर है? बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी कहां लोकेटेड है? तो अब देखिए फिनलैंड इस एरिया के नीचे से बहता हुआ ये जर्मनी तक जाता है और बहुत रेलेवेंट है ये नॉर्थ स्ट्रीम रशियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि रशिया को बहुत सारे पैसे इसके बदले में मिलते थे और यूरोप की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, सस्ती एनर्जी, वो उनको मिलती थी रशिया से। लेकिन अब वो यहाँ से मिल नहीं सकती क्योंकि युद्ध के बाद उन्होंने इसको लेना बंद कर दिया, लेकिन ये एक समस्या के लिए बनी रहती है। अब जो हम चीज़ें यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश है बाल्टिक सी के आसपास? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। नीचे आ जाए तो इधर आप देखोगे तो जर्मनी, पोलैंड वगैरह वगैरह यहाँ पर लोकेटेड है। तो जब आप बाल्टिक सी को देखते हो तो इस रीजन में बाल्टिक कंट्रीज इन्हें कहा जाता है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है। तो ये लोकेशंस को याद रखिए कहाँ पर सिचुएटेड है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 क्या है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्या है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, रशिया के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस है तो कई सारी ऐसी पाइपलाइंस हैं जो रशिया से जाती हैं बाकी देशों तक और उनको उनसे जोड़ती हैं। फॉर एग्जांपल यमन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया से यूरोप तक जाती है।
तो ये देखिए, ये यूक्रेन से होते हुए जनरली जो मेजर पाइपलाइंस गुजरती थी वो आपको यहाँ दिखेंगी। लेकिन इन सब पे तो अब यूक्रेन के युद्ध के बाद कहानी खत्म हो चुकी है। एक ब्लू स्ट्रीम है और एक टर्क स्ट्रीम है। टर्क स्ट्रीम ऑब्वियसली टर्की तक जाती है, वो अगेन जाकर यूरोप से जुड़ती है। तो ये सारी की सारी आपको जो दिखती है नॉर्थ स्ट्रीम, यमन, ये सारी कहाँ से जाती है? ये जाती है रशिया से टू यूरोप। इसके अलावा क्योंकि रशिया के पास बहुत सारा ऑयल और गैस है, तो ये अब जब इनका सप्लाई यूरोप के लिए बंद हो चुका है, जब यूरोप के देश कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, युद्ध हो गया यूक्रेन के साथ, तो ये फिर किसको बेचेंगे? तो इनका सबसे बड़ा अभी जो खरीदार है, ऑब्वियसली इंडिया भी ऑयल खरीद रहा है, पर गैसेज और ऑयल के मामले में आज सबसे बड़ा खरीदार है चाइना। और चाइना को जो गैसेस और ऑयल बेचते हैं वो बेचते हैं पावर ऑफ साइबेरिया नाम की पाइपलाइन के थ्रू। पावर ऑफ साइबेरिया 2 अब डेवलप किया जा रहा है अगेन चाइना बिटवीन रशिया। तो पावर ऑफ साइबेरिया ऑलरेडी है और इसके बाद अब पावर ऑफ साइबेरिया 2 बनाया जा रहा है। तो आपसे जब पूछा जाए नॉर्थ स्ट्रीम 1 या नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, किस रास्ते से जाता है, तो बाल्टिक सी के थ्रू जाता है और जोड़ता है रशिया को यूरोप से। जबकि मैं पूछूं पावर ऑफ सर्बिया कहाँ से जाता है, तो आपको रशिया टू चाइना, और मैं आपसे पूछूं टर्क स्ट्रीम कहाँ पर है, तो वो रशिया टू टर्की है। तो इस तरह के जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं लोकेशन को लेकर, तो इसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और कहाँ पर है यमन, कहाँ पर है गैस पाइपलाइन? यमन नहीं, वो यमन तो देश है। यमन गैस पाइपलाइन कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ अपने मैप की तरफ जो हमने पहले डिस्कस किया। अब यहाँ बाल्टिक स्ट्रीम आपको दिख रही हुई रीजन यही है। अब यहाँ से आपकी जो गैस पाइपलाइन है वो कौन सी है? नॉर्थ स्ट्रीम। और इधर जो होगी वो कौन सी होगी? ये रीजन में ये होगी पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइंस, जो रशिया और चाइना के बीच में होगी। तो ये जो लोकेशन है वो जब तक आप एक बड़े मैप पे भी इसी को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं करेंगे अपने एटलस पे, तब तक आपको क्लैरिटी इस बारे में नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ से जब ये पाइपलाइन गुजर रही है तो यहाँ कौन से देश है? स्वीडन है, और यहाँ ये ऑब्वियसली जर्मनी में एंटर करता है पोलैंड के साइड से। तो पावर ऑफ साइबेरिया नॉर्थ स्ट्रीम कहाँ कहाँ से गुजरती है आपको पता लग चुका है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 के अलावा पावर ऑफ साइबेरिया 2 को भी डेवलप करने की बात चल रही है। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जो बात करता है श्रीकाकुलम के बारे में। श्रीकाकुलम कहाँ पर है? तो असल में आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है जो लगभग दुनिया भर में भूली जा चुकी है। तो जो यहाँ के दंतापुरी के आसपास जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उसकी बात करता है। और यहाँ पर एक रिमेन्स मिले हैं जिसको न्यूज़ में कवर किया गया था। एएसआई ने कहा है कि अब इसको डेवलप करना चाहते हैं। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है ये श्रीकाकुलम, वो हम देखते हैं। देखो तो श्रीकाकुलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। असल में एक समय में ये पार्ट हुआ करता था जो आपकी कलिंग एम्पायर थी उसमें, और एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है। न्यूलिथिक एरा के केव्स भी यहाँ मिलते हैं, ओल्डेस्ट टेम्पल्स भी यहाँ मिलते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए लगातार इसे डेवलप करने की बात अब की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बोला है कि वो इसको डेवलप करेंगे, इसकी हिस्ट्री को और ज़्यादा प्रोमिनेंटली कवरेज देंगे। किस जगह ये बात मैं कर रहा हूँ? तो श्रीकाकुलम कहाँ पर है? श्रीकाकुलम इट्स इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा से जब आप आंध्र प्रदेश की तरफ आते हैं जस्ट यहाँ पर आपको श्रीकाकुलम का एरिया मिलेगा। देखिए कलिंगा अंपायर का पार्ट था, मतलब क्लियरली इट्स ऑन विच कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट? भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर है। उड़ीसा के बाद आपको यहाँ पर दिखता है आंध्र प्रदेश, ऊपर आ गया तेलंगाना, नीचे तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटका, और यहाँ पर आपका श्रीकाकुलम है। यहाँ आपको दिख रहा होगा यनम, एक जो पार्ट है पुदुचेरी का जो यहाँ पर है, बाकी दो राज्यों में और ये स्प्रेड आउट है। तो श्रीकाकुलम की बात हुई आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर स्थित है वो हमने जान लिया, उड़ीसा के जस्ट पास। अगला आर्टिकल डिस्कस करता है इंडिया और यूएस के बारे में, जहां वो बात कर रहे हैं एक को प्रोडक्शन ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन की। ऑलरेडी नाग नाम की एक एंटी टैंक मिसाइल इंडिया डेवलप करता है, अब जैवलिन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके ऊपर बातें चली रही है कि को प्रोडक्शन होगा ताकि जो इंडियन मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी हम जो इजरायली मिसाइल्स का यूज़ किया करते थे उसको हटाकर हम उसको रिप्लेस कर एक नए एंटी टैंक मिसाइल बनाना चाहते थे। उसके लिए हम यूएसए के साथ कोलैबोरेट करें जिनका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। और ये जो एक हाई लेवल विजिट यूएस से हुई थी इंडिया में, उसको लेकर इसके बारे में बात चल रही है। अमेरिका और इंडिया की लोकेशंस को लेकर मैं ज़्यादा बातें आपके साथ नहीं करूंगा, हमने पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन किया है। बटले हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वो है एक टर्माइट माउंड। टर्माइट माउंड मतलब एक पास पहाड़ मिला है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो घुल लग जाते हैं दीमक, उनका एक पहाड़ सा मिला है साउथ अफ्रीका में। लेकिन कहा यह जा रहा है दुनिया का सबसे पुराना एक टर्माइट माउंड है, अराउंड 34,000 साल पुराना है। तो इतने सालों से जो जीवित है, दुनिया का सबसे पुराना आप कह सकते हो कोई भी ऐसी एक गुंबद, चाहे वो दीमकों का ही सही, वो हमें मिला है। कहाँ पर? तो नमाको लैंड में। तो अब नमाको लैंड कहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका के पास ही रीजन है नमाको लैंड, और यहीं पर एक रिवर बहती है बफेल्स रिवर। तो दो नाम जो आपको, नमाका लैंड कहाँ पर है, इट्स नियर साउथ अफ्रीका, नमाका लैंड और बफेल्स रिवर। अगर आप मैप पे देखें ना तो आपको नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये रीजन है, इसे कहते हैं नमाका लैंड, और यहीं पर है आपकी जो बफेल्स रिवर है वो बहती है। तो बफेल्स एंड नमाका लैंड की जब बात करें तो वहां पर दुनिया का सबसे पुराना टर्माइट माउंड मिला है।
अब यहाँ जो लोकेशन हमें ध्यान रखनी है कि जब हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका को याद करेंगे तो भाई ये लोकेशन याद कैसे होगी, बहुत सिंपल है। यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के ऊपर साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जस्ट ऊपर नामीबिया है, और ये दोनों देश क्रिकेट खेलते हैं, तो काफ़ी इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में मैचेस भी हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। और यहीं पर है नमाक्वा लैंड। अब नमाक्वा लैंड हमें याद इसलिए रखना है कि भाई न्यूज़ में अगर आपसे पूछा रीजन कहाँ पर है जहाँ कुछ मिला हो, तो इसी वजह से हमें पता लग गया अच्छा नमाक्वा लैंड यहाँ पर है, जस्ट साउथ अफ्रीका के साइड में इस नामीबिया। बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है, ये आपको लेसोथो भी दिखता है अफ्रीका के अंदर ही, साउथ अफ्रीका के अंदर ही, तो वो एक लोकेशन हो गई। यहाँ कौन सी जगह है, ये है मेडागास्कर, ये इधर आपको मोज़ेम्बिक मिलेगा, ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रीजन, युगांडा। खैर अफ्रीका का मैप हम डिटेल में करेंगे ही करेंगे। अगली न्यूज़ पे पहले आ जाए जिसके बारे में शायद आपसे मैंने सवाल भी पूछा था अपने एमसीक्यू में, पाइन आइलैंड ग्लेशियर। तो असल में ये कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में है, और ये लगातार अंटार्कटिका की आइस शीट का एक ऐसा इलाका है जो लगातार जहाँ से वाटर मेल्ट हो रहा है, वाटर जो मेल्ट होकर ये जा रहा है, जिससे और ज़्यादा सी वाटर बढ़ रहा है। और ये फास्टेस्ट मूविंग जो ग्लेशियर है उनमें से एक है, अंटार्कटिका के सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए बहते हुए ग्लेशियर्स में से एक, सबसे तेज़ी से बहता हुआ ग्लेशियर। लेकिन ये मेल्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, और मेल्ट होने की वजह से इतना ज़्यादा पानी अगर समुद्र में जुड़ेगा तो सी लेवल की राइज हो सकती है, और सी लेवल राइज होने के बाद कई सारे इलाके, चाहे वो जकार्ता हो चाहे मुंबई हो, सब डूब सकते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है पाइन आइलैंड ग्लेशियर, तो इट्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कुछ आइलैंड हम जैसे वेडल के बारे में हम पढ़ते हैं, पर अक्सर पाइन आइलैंड को हम भूल जाते हैं, तो उसको ज़रा देख लेते हैं कहाँ पर है पाइन आइलैंड ग्लेशियर्स। तो अंटार्कटिका पेनिनसुला की इस तरफ है, यहाँ पर पाइन आइलैंड ग्लेशियर जो अमंडसेन सी है उसके साइड में। अब जरा एक मैप से देखते हैं इंपॉर्टेंट किस लोकेशन पे। देखो साउथ अमेरिका, ये आपका चिले वाला रीजन हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड हो गया जहाँ पर विवाद हुआ था यूके और अर्जेंटीना के बीच में, युद्ध हुआ था, यूके की ओवरसीज टेरिटरी की तरह इसको देखते हैं वो। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर है साउथ शेटलैंड आइलैंड, फिर आपका अंटार्कटिका पेनिनसुला स्टार्ट होता है, और यहीं पर आपका है पाइन ग्लेशियर आइलैंड। पाइन ग्लेशियर आइलैंड के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सीज है जैसे आपकी हो गई रॉस या वेडल, तो कहाँ कहाँ पर है वो देखिए। यहाँ पर देखिए एडमंड सी है, तो यहीं पर आपका पाइन आइलैंड का जो ग्लेशियर है वो है। यहाँ पर रॉस आइस शेल्फ है, अगेन दुनिया का सबसे बड़ा आइस शेल्फ जो लगातार पिघल रहा है, उनमें से एक है ये। यहाँ पर रॉस आइस शेल्फ है, ठीक इसके उलट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स रॉन आइस शेल्फ जो वेडल सी के पास है। रॉस आइस शेल्फ के पास ही रॉस सी है, जो रॉन आइस शेल्फ के पास वेडल सी है, और यहाँ पर आपको विकीज लैंड है, ये आपका अमेरिका आइस शेल्फ है। इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ जो अंटार्कटिका के हैं वो हमें पता होनी ही होनी चाहिए, और इंडिया की जो इंपॉर्टेंट आपकी ऑब्जर्वेटरी है वो इनके आसपास ही, मैत्री इस तरफ है, तो जो आपका रॉस है उसके ठीक उल्टा मैत्री है, और जो रॉन है उसके ठीक उल्टा आपका भारती है। इससे आप अंटार्कटिका के दो इंपॉर्टेंट जो इंडिया के ऑब्जर्वेटरी स्टेशन है उनके बारे में भी याद कर सकते हैं, रॉस एंड रॉन कहाँ कहाँ पर है। पाइन कहाँ पर है ये भी आपको पता लग गया, साउथ जॉर्जिया कहाँ पर ये भी पता लग गया। तो इस तरह आप पाइन वगैरह और अमेंडमेंट सी जो है, वाइडल सी कहाँ पर है, और जो रॉस सी है वो कहाँ पर है, इसको आप याद कर सकते हैं। पास में विक्टोरिया लैंड भी है। तो जो लोकेशन से न्यूज़ है, जो अंटार्कटिका के इंपॉर्टेंट एरियाज है, आप एक बार मैप में इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो बाद में आपको बार बार जाकर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला, हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा, नमक्का लैंड अगर आपको याद नहीं भी रहा तो हमें ये तो पता है ना कि नामीबिया कहाँ पर सिचुएटेड है, इस रीजन को हम नमक्का लैंड कहते हैं। मैं अफ्रीका दोबारा पढ़ेंगे मैप से। तो ये हो गया किसकी बात, अंटार्कटिका की बात। अब अंटार्कटिका के बाद आते हैं एक क्वेश्चन पे जो हमने और आपसे पूछा था, वो था नेटो के बारे में। नेटो में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं, और लेटेस्ट मेंबर कौन है जिसने इसको ज्वाइन किया है, तो वो है ना कि फिनलैंड, वो है स्वीडन। स्वीडन ने इसको हाल ही में ज्वाइन किया 2024 में, इससे पहले इसको 2023 में फिनलैंड ज्वाइन कर चुका है। तो अब स्वीडन ने जो लेटेस्ट से ज्वाइन किया है, तो आप नाम याद रखिए, अब 32 मेंबर्स हो चुके हैं। किन देशों ने इसको ज्वाइन किया, तो फिनलैंड, स्वीडन, और यहाँ आपको ऑलरेडी बाकी देश जो है वो पहले से इसके मेंबर रहे हैं। नॉर्वे को देख लें तो वो फाउंडिंग मेंबर ही था, 1949 के साथ इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब देखिए यूएसएसआर 1990s में जब ध्वस्त हुआ था, तो उसके बाद रशिया इसका सक्सेसर स्टेट बना था, उत्तराधिकारी स्टेट, और अमेरिका ने इसको वादा किया था कि हम ये काम करेंगे आपको खतरा ना हो। तो उन्होंने कहा था कि रशिया के आसपास कोई भी देश नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, हम नहीं कहेंगे कि नेटो एक्सपेंड हो। देखिए नेटो का पार्ट बनने के बाद होता है कि इन देशों के पास एक सिक्योरिटी पैक्ट हो गया। अब इस देश के ऊपर भी अगर हमला होगा तो बाकी देश बचाने आएंगे, लेकिन उस हमले को रोकने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल जो अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस के, तो वो यहाँ के लग सकते हैं। जो यूरोप की मिलिट्री है वो इन सारी जगहों पर गार्ड करेगी। अब इससे रशिया को लगातार देखिए टाइम में जो डार्क रेट है, केवल यहीं पर ऐसे देश हुआ करते थे, आज तो यहाँ तक इनकी सीमा तक पहुंच चुके हैं सारे के सारे देश, जो रशिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बढ़ता हुआ नेटो इज अ बिग थ्रेट टू रशिया। और अब तो यूक्रेन ने बोला भाई हमें भी ज्वाइन करना है, तो यूक्रेन अगर ज्वाइन करता है तो और सरदर्द रशिया के लिए बढ़ जाएगा। और रशिया अब चारों तरफ से नेटो के मेंबर से घिर चुका है, यानी स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देश सारे के सारे अब मेंबर्स बन चुके हैं किसके,
नेटो के जनरली ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ये अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल रखने की कोशिश करती थी, लेकिन अब ये सब भी इसकी पार्ट बन चुके हैं। जो कुछ कंट्रीज की पार्ट नहीं है, जैसे स्विट्जरलैंड फेमसली, ठीक है, ये एक ऐसी देश है जो आमतौर पे कभी भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कहाँ तक ये पहुँच चुका है। अब हम देखें जो रिसेंट एंट्री हुई है वो है स्वीडन की। फिनलैंड पिछले साल हो चुका है एंटर, और नॉर्वे तो फाउंडिंग मेंबर है। अब यहाँ पर कौन सा इलाका है, तो ये है गल्फ ऑफ बॉथनिया। तो गल्फ ऑफ बॉथनिया फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। गल्फ ऑफ बॉथनिया से निकल के आप घुसेंगे बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में कौन सी गैस पाइपलाइन चलती है, नॉर्थ स्ट्रीम। यहाँ से जर्मनी जाने का रास्ता है और रशिया से होते हुए। यहाँ पर बाल्टिक सी की कंट्री है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और ऊपर है गल्फ ऑफ बॉथनिया। अब गल्फ ऑफ बॉथनिया आप देख रहे हो कहाँ पर है, फिनलैंड के पास में ही। अब यहीं पर आसपास कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं, लेक पिलियन, लेक औजारवी। हालांकि लेक सामा इतने आप याद करना संभव नहीं है। आप इतना याद रखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर है। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको बिल्कुल अंदर की साइड दिखेगा यहाँ, यह गल्फ ऑफ फिनलैंड। यहाँ बाल्टिक सी है, ऊपर गल्फ ऑफ बॉथनिया है। तो गल्फ ऑफ बॉथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको दिख गया यहाँ पर, रशिया के साइड में जाते ही है गल्फ ऑफ फिनलैंड। यहीं से आपकी नॉर्थ स्ट्रीम चलती है। नीचे आ गया आपका बाल्टिक सी। तो देखिए इसके आसपास जो कंट्रीज है ना, जैसे गल्फ ऑफ बॉथनिया के आसपास कौन सी कंट्रीज है, तो गल्फ ऑफ बॉथनिया के आसपास दो ही देश है मुख्य रूप से, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, नीचे आ जाते हो तो बाल्टिक सी में एंटर कर जाते हो। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर है, तो वो है रशिया और फिनलैंड के बीच में। जैसे हमें हाल में पूछा गया था कि नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज में हम डिस्कस करें आसपास की कंट्रीज कौन सी है। हमने नॉर्थ सी ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि गल्फ ऑफ जो बॉथनिया है वो कहाँ पर है, या बाल्टिक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज की बाउंड्रीज लग रही हैं। इन तरह की चीज़ों को हम अपने एटलस में रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं, नाइजर के एक नए गैस पाइपलाइन के बारे में, ऑयल पाइपलाइन के बारे में, जो चाइना ने बैक की थी। लेकिन आजकल बहुत बड़ी सिक्योरिटी क्राइसिस आ रही है यहाँ पर बेनिन और नाइजर में, जिसकी वजह से जो पाइपलाइन है ये एक तरह से रुक सी गई है, इसका जो प्रोडक्शन बनना है। खास बात ये कहाँ पर है, तो ये एक अगदम गैस ऑयल फील्ड है। जो ऑयल मिला था नाइगर से, वहाँ से ऑयल को निकालने की कोशिश थी। तो नाइगर लैंडलॉक कंट्री है, तो उसके ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चाइना ने ये कोशिश की थी कि नाइगर बेनिन पाइपलाइन बनाई जाए। नाइगर से लेके ये बेनिन तक जाती है, वहाँ पर पोर्ट ऑफ सेमे है वहाँ तक। तो बेनिन कहाँ पर है, टोगो के जिस करीब एक देश है बेनिन, नाइजीरिया और टोगो के बीच में बेनिन है। बर्किनो फासो के पास ऊपर नाइगर है, और यहीं पर एक पाइपलाइन है एकदम रिफ्ट बेसिन, एकदम जो ऑयल फील्ड है, एकदम ऑयल फील्ड से ही नाइगर बेनिन पाइपलाइन बनाई थी चाइना की कंपनी ने, ताकि ऑयल यहाँ से निकाल के बाकी चाइना ले जाया जा सके या बाकी देश ले जाया जा सके। तो ये विवाद की वजह से इस चीज़ें थोड़ी सी फंस गई हैं। हमने कहा था अफ्रीका की अगर हम बात करें, नीचे हमें पता है साउथ अफ्रीका है, ऊपर नामीबिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया कोई है तो नाइजीरिया है। नाइजीरिया के पास बेनिन, टोगो, घाना, और उसके ठीक ऊपर नाइगर है। नाइगर से ये पाइपलाइन चली है जो अभी विवाद में फंस गई है सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण। अगर आप देखें ना अफ्रीका को, तो अफ्रीका को याद करने का सिंपल तरीका है कि आपको अफ्रीका के चारों कोने की कंट्रीज को याद करना है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे ये सींग आपको दिख रही है, तो इट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये सींग वाली कंट्री है सोमालिया, और सोमालिया के पास एक लैंडलॉक कंट्री इथोपिया है। दो आप यहाँ से याद रखो, ये टूटी हुई कंट्री मेडागास्कर है, इसके सामने मोजाम्बिक है, नीचे साउथ अफ्रीका है, उसके पास नामीबिया है। और जब आप वेस्टर्न कोस्ट पे जाते हो तो वहाँ आपको याद होना चाहिए कि घाना कहाँ पर है, टोगो कहाँ पर है, बेनिन कहाँ पर, नाइजीरिया कहाँ पर। नाइजीरिया याद करना आसान है, नाइजीरिया के ऊपर नाइजर है, नाइजर के ऊपर लीबिया है। ये आपकी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं। उसके नीचे आपकी जो सहेल कंट्रीज हैं। ऑलरेडी हमने डिटेल में इस मैप को डिस्कस किया, अफ्रीका को कैसे याद करना है अपने वीडियोज़ में। हम आगे एक बार फिर सेशन लेके आएंगे कंप्लीटली लोकेशन को याद करने वाला, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट एवरी कंट्री वी विल रिमेंबर। लेकिन इस सेशन में जो चीज़ें हमने देखी, आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपको पता हो कि यमल गैस पाइपलाइन कहाँ है, और जो बेनिन कहाँ है, वो टोगो कहाँ है, वो देश कहाँ है, और पावर ऑफ साइबेरिया कहाँ है, नेटो में कितने मेंबर्स हैं। और अगर आप ऐसे और पीडीएफ और ऐसे और कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल PW Only AS ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर पहुँच के इस बारकोड को स्कैन करके या फिर PW Only AS ऑफिशियल टाइप करके टेलीग्राम के चैनल्स पर। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप पहले जगह मैप को भी रिवाइज करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only।